स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पौत्र रंजीत सावरकर आज हमारे मध्य में हैं। जम्मू की धरती पे पहली बार इनका आगमन हुआ है। इनके साथ ही हमारे प्रखर वक्ता और पर्सनालिटी ऑफ नाउ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आपके समक्ष हैं। आज जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र वीर सावरकर के स्मारक की स्थापना के बैकग्राउंड में इनका आगमन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा इनसे कि ये डिटेल में, सिकंदर रिजवी जी हमारे साथ हैं, आपने इन्हें टीवी चैनल्स पे देखा होगा। बहुत प्रखर वक्ता, हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के अध्यक्ष हैं, पूरे देश में विख्यात हैं। मैं रंजीत सावरकर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार। हम यहाँ इसलिए आए कि मुंबई की जो स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, ये सावरकर विचारों पर चलने वालों की एक केंद्र संस्था है, उसकी शाखा हम जम्मू में शुरू करें। मुझे ये प्रश्न बार बार पूछा गया कि आज तक आपकी शाखा सिर्फ मुंबई में है और अचानक आप जम्मू में क्यों आए। इसके पहले मैं थोड़ा हमारा स्मारक और सावरकर जी के बारे में बोलना चाहूँगा और फिर उद्देश्य के प्रति आऊँगा। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का एकमात्र कार्य है सावरकर विचारों का प्रसार और प्रचार, और इस कार्य का मूल उद्देश्य है कि देशभक्ति का भारत में जो आज कम हो रही है उस देशभक्ति को प्रखर स्वरूप देना। और इसका दूसरा मार्ग है कि हमारा देश आज हमें सिखाया जाता है। पहली बात तो हम पाठशाला में सीखते हैं 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। ये सबसे गलत बात है, ये मिली नहीं है, भीख में मिली हुई स्वतंत्रता नहीं है। इसमें करीबन 700 सालों से करोड़ों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है, हजारों वीरों ने पराक्रम किए हैं। इसके कारण हमें स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई है, ये लड़के मिली है। मगर ये बात जब हम भूल गए, तो जब मुफ्त में मिली चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, तो मात्र 70 साल में हमारी अवस्था ऐसी आ गई है कि जैसे 1947 में थी वैसी स्थिति निकट आ रही है। और सावरकर जी ने इस बारे में, सावरकर जी आपको पता है वो अंडमान गए, उसके बाद उन्हें 14 साल तक रत्नागिरी में बंद करके रखा था। करीबन 27 साल उन्होंने ब्रिटिशों ने बंद करके रखा था। उन्हें छोड़ा गया 1937 में। 37 में जो बाहर आए तब उनके पास समय नहीं था, क्योंकि विभाजन की योजना ऑलरेडी तय हो चुकी थी, ब्रिटिशों की नीति तय हो चुकी थी। तो उन्होंने अखंड हिंदुस्तान का अभियान चलाया और उस अभियान के दौरान उन्होंने 1939 में जब वायसराय से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर से होकर दिल्ली तक के पूरे प्रांत में मुस्लिम बहुलता बनाकर वो उसमें पाकिस्तान स्थापन करने की योजना है। ये सावरकर ने 1939 में कहा था। तो उनके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया। 1941 में उन्होंने आसाम में यही कहा था कि आसाम में जो खाली जगह है वहाँ पे बाहर के मुस्लिम आके बस रहे, तो वहाँ हिंदुओं ने बसना चाहिए, नहीं तो आसाम का ये हिस्सा टूट जाएगा। और वही हुआ। ये सिलवट का जो ज़िला है वो आसाम से टूटकर भारत से अलग हो गया। सावरकर जी की जो बार बार उन्होंने चेतनाएं दी, चेतित किया हमें, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भी हमारा अधपतन शुरू रहा। एक स्वतंत्र राष्ट्र हम बने मगर एक मजबूत राष्ट्र हम नहीं बन पाए। और हमें पाकिस्तान जब युद्ध में तो नहीं हरा चुका, मगर अंदर से दहशतवाद और इस अन्य तरीक़ों से हमें संकटों में डालता गया। तो इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा गलत है इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सावरकर के विचार जो आज भी हमें उपयुक्त है उस पर अनुकरण होना चाहिए। अब सावरकर के बारे में और एक कहता हूँ कि सावरकर के विचार उपयुक्त थे। सावरकर हिंदुत्ववाद के प्रणेता थे। उनका हिंदुत्व कुछ अलग था। उनका हिंदुत्व की व्याख्या थी, जो आदमी इस देश को पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है वो हिंदू। बड़ी सरल व्याख्या है, मगर सरल व्याख्या ही समझने में कठिन जाती है। पितृभूमि का अर्थ होता है ये भूमि मुझे सर्वोपरि है, ये भूमि में ही सर्वश्रेष्ठ है। और पुण्यभूमि का मतलब होता है ये भूमि मुझे सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। पितृभूमि का ये अर्थ होता है कि मैं इस देश का, मतलब मेरे पुरखे इस देश से है। तो जिसके पुरखे इस देश से है और जो व्यक्ति इस देश को सर्वोपरि मानता है वो हिंदू। अब इस व्याख्या में मुझे लगता है कि सिकंदर साहब आप भी हिंदू है।
और वो खुद को गर्व से मानते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको, क्योंकि ये राष्ट्रीयत्व का सवाल है, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश, जर्मनी में जर्मन, वैसे भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू, ये राष्ट्र है। और इसके व्यतिरिक्त अलग, क्योंकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये खुद को हिंदू मानने को तैयार नहीं हो गए, क्योंकि उनकी सर्वोपरि भूमि भारत नहीं हो, भारत के बाहर कोई बसी है। फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है, आप भी भारत के नागरिक हैं, मगर इस भारत का रक्षण करना ये प्रथम दायित्व हमारा है, हिंदुओं का है, क्योंकि हिंदुओं को भारत छोड़कर दूसरी कोई भूमि नहीं है। और आज की परिस्थिति हम देखें, 1947 के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत निकट हमारे पास समय नहीं है, आज 10-15 साल का समय है। पुष्पेंद्र जी तो बार बार कहते हैं कि भारत में 500 से ज़्यादा मिनी पाकिस्तान हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल नहीं है। तो जब हमने ये काफ़ी विचार किया कि पहला ये संघर्ष की भूमि कौन सी होगी, तो मुझे लगता है कि ये गज़वा-ए हिंद का जो मामला है, ब्लीड हिंदुस्तान इनटू 1000 कट्स, तो उन्होंने तो पहले 47 में तो हम लोग पाकिस्तान खो चुके, और पाकिस्तान खोने के बाद यहाँ के हिंदुओं का धैर्य भी खो चुका, क्योंकि उन्होंने गांधी पर विश्वास रखा। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, शांततामय रीति से विभाजन होगा, विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान भाई बनेंगे, कुछ नहीं हुआ, करोड़ों हिंदू मारे गए, उनका जेनोसाइड हुआ। अब ये इनके देखो नैरेटिव जो बनते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं कहता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर नहीं कहता, जबकि पीओके की ज़्यादातर भूमि जम्मू से है। तो इस नैरेटिव का अर्थ आप समझिए, इस नैरेटिव का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जब हम कश्मीर बोलते हैं तो कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुसंख्या है, तो हमारे भारतीय भी हम बेवकूफ़ है, हम समझते हैं कि एक मुस्लिम बहुसंख्या का भाग, जबकि पाकिस्तान में तब गया जब मुस्लिम बहुसंख्या के अन्य भाग पाकिस्तान में गए, तो इसे हम जायज़ मानते हैं। मगर तब जम्मू में जो हिंदू बहुसंख्यक भाग था, उसका पीओके का जो मैक्सिमम पोर्शन जम्मू का है, और वहाँ के हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, मारा गया। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ मतलब नरकंकालों से भरे हुए कुएं थे, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी अपने जीवनी में लिखते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ के आर्मी कमांडर ने, मतलब एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि रेप तो होने ही है, आपकी औरत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ऐसे व्यक्तियों को जवाहरलाल नेहरू ने संरक्षण दिया, उनको बाद में आके हिंदुस्तान का कमांडर इन चीफ बनाया। तो ये जो बात है, ये हम भूलते हैं कि नैरेटिव की बात है। ये नैरेटिव ये है कि जम्मू की भूमि भी गई है, जम्मू में भी ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। और आज जो आर्टिकल 370 जब निकाला गया, तो उसके बाद हमें लगा कि एक ऐतिहासिक भूल हमने सुधारी है, मगर अभी पता चल रहा है कि ये भूल सुधारी नहीं है, ये भूल और 15 साल के लिए एक्सटेंड हो चुकी है। इस 370 को और 15 साल एक जीवन दान मिला है, क्योंकि डोमिसाइल का जो नियम है, जो अन्य भारत में 3 वर्ष का है, वो जम्मू कश्मीर के लिए 15 साल का है। मतलब और 15 साल ये पुराने नागरिकता के जो कुछ है, यहाँ मुझे एक सिटीजन करके जो अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए हमें 15 साल राह देखनी पड़ेगी। तो जब हम एक संविधान एक देश जब की बात करते हैं, तो फिर वापस ये 370 को हटाने के बाद ये डीलिमिटेशन का इशू क्यों है? क्योंकि ये डीलिमिटेशन ये डोमिसाइल का इशू। अब डीलिमिटेशन का मामला ये है कि नया अभी ये जम्मू और कश्मीर एक नया राज्य बना है, तो विधानसभा नहीं बनेगी, तो डीलिमिटेशन तो जरूरी है। और ये डीलिमिटेशन के लिए जो आधार उन्होंने लिया है वो 2011 के सेंसस का लिया है, जिसे खुद बीजेपी ने कहा है कि ये फ्रॉड सेंसस था। अब 2021 में सेंसस पूरा हो रहा है, तो हमारी ये डिमांड है कि 2021 के हिसाब से डीलिमिटेशन हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली विधानसभा में बहुमत कश्मीर का होगा, और अगर ये डीलिमिटेशन प्रॉपर 2021 के तरीके से हुआ तो उसमें जम्मू का बहुमत होगा। और जम्मू के नागरिक अब उब चुके हैं, दुय्यम दर्जा के नागरिक रहने को यहाँ के लोग राजी नहीं है। तो इसीलिए ये गज़वा-ए हिंद की पहली लड़ाई यही होगी, क्योंकि अगर वापस वही हो गया, कश्मीर का अधिक हो गया, तो ये सरकारी यंत्रणा के सहायता से चलने वाला जिहाद होगा। आज भारत में जिहाद तो चल रहा है, मगर वो सरकारी यंत्रणा के सहायता से नहीं है। कश्मीर में जो जिहाद हुआ उसमें पूरा सरकार शामिल था 1990। अब इसमें तो पुष्पेंद्र जी है, ये सर है, ये इनसे आप आगे पूछ सकते हो
मगर ये जिहाद सरकारी यंत्रणा से हुआ, वो 370 ने ख़त्म कर दिया। और अगर ये डीलिमिटेशन 2021 से नहीं किया तो वापस वही चित्र निर्माण हो जाएगा, वही सरकार स्पॉन्सर टेररिज्म आएगा और ये जम्मू भारत से टूटने में समय नहीं लगेगा। और इसीलिए हमने ये निर्धार किया है कि जम्मू ये आगे की गजवाए हिंद के युद्ध के पहला रण क्षेत्र होगा, ये हमारा पहला कुरुक्षेत्र होगा। अगर हम जम्मू बचाएंगे तो देश बचेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अपील करता हूँ कि इस समय संपूर्ण राष्ट्र ने जम्मू के पीछे खड़ा रहना चाहिए। ये डीलिमिटेशन का मामला और डोमिसाइल का मामला बड़ा गंभीर है, इसके ऊपर हमें सरकार पर दबाव लाना चाहिए, क्योंकि हमारी विरोधी ताकतें सरकार पर काफ़ी दबाव लाती है, तो हमने भी उसे काउंटर करना चाहिए। हर कोई मोदी के हाथ में छोड़ने से नहीं होता है, एक मोदी कुछ नहीं कर सकता। तो एक मोदी के साथ अगर 130 भारतीय खड़े हो गए तो मोदी कर सकते हैं फिर। तो इसलिए हमें ये दबाव बनाने के लिए मैं पूरे राष्ट्र से अपील करता हूँ कि ये डीलिमिटेशन और डोमिसाइल की जो लड़ाई है, ये भारत का पहला कुरुक्षेत्र है गजवाए हिंद के विरुद्ध। अगर जम्मू बचेगा तो भारत बचेगा। और इसीलिए सावरकर जी के विचार, जो राष्ट्रवादी विचार है, जो आज भी उपयुक्त है, उसका प्रसार करने के लिए हम यहाँ स्मारक स्थापन कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी अंकुर भाई ने एक बात कही। अंकुर सर सामने आ रही है आवाज? हाँ सर बोले हाँ, मेरा नाम कैप्टन सिकंदर रिजवी है। मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति का संस्थापक भी हूँ और ग्रुप ट्रस्टी भी हूँ। संस्था हमारी 22 स्टेट में है, 2 लाख से ऊपर हमारे वर्कर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे संस्था की, वो है हमारे महापुरुष स्वतंत्र वीर सावरकर जी हमारे महापुरुष हैं। और शायद ये अकेला संगठन है अभी इस समय भारत के अंदर जो वीर सावरकर जी को अपना आइडियल मानता है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और काफ़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आसाम से लेकर के दक्षिण भारत तक के, आंध्रा तक के। और हैरान नहीं आप लोग कि जो लोग स्वतंत्र वीर सावरकर जी को नहीं जानते थे, हमारे लोग जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका। और कुछ बातें वो निकल के आ रही जो इतिहास में छुपाई गई हैं। जैसे कि अभी श्री सावरकर जी, रणजीत सावरकर जी ने कहा, बताया 1937 की बात, 39 की बात, ये बातें छुपाई गई हैं जो अब तक के नहीं आई। और उन लोगों को आगे बढ़ा करके जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भी नहीं, उनको बनाया गया, रेडीमेड बना करके पेश किया गया। मैं एक लाइन में इस बात को कहना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले स्वतंत्र वीर सावरकर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट सबसे पहले उनको दिया था। जब ये बैरट लॉ करने के लिए इंग्लैंड में थे, सारे इन्होंने एग्जाम पास कर लिए थे, सारा इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वहाँ के बार काउंसिल, ब्रिटिश बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं किया गया था कि वहाँ के भारतीय जो छात्र रह रहे थे उनके बीच में अलग जगह रहे थे, चुप करके बैठ करके कमरों में मीटिंग होती थी। उनके इंटेलिजेंस उनको बता दिया था ये भाई ये भारत के लोगों को भड़काता है, तो फ्रीडम फाइटर है वहाँ का। उनकी डिग्री रोक ली गई। लेकिन वही चापालूस लोग यहीं के जो बाद में बैरट लॉ की डिग्री लेके घूमते रहे, बहुत सारे नाम हैं, वो सब आप जानते हैं कितने नाम हैं। सब नाम ले लेता हूँ। जवाहरलाल नेहरू भी हैं, और आपके अम्बेडकर साहब तो खैर हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इस तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको डिग्री रोक ली गई। पहला फ्रीडम फाइटर ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी का दर्ज हुआ था तो वीर सावरकर। हमारे आइडियल हैं वो। अभी कहा ना कि हिंदू में हिंदू, हिंदू शब्द वैसे ही है जैसे इजिप्ट में रहने वाला क्रिश्चियन। इजिप्ट में आबादी 40-60 के रेशियो में है, मुसलमान है, और वहां पर क्रिश्चियन है। इसी तरह लेबनान में भी क्रिश्चियन है और मुसलमान है, लेकिन वो कहलाते अरबी हैं। इजिप्ट को अरबी कहा जाता है। इसी तरह लेबनान में रहने वाला वहां का क्रिश्चियन वो तो अरबी कहलाता है, वो उस क्षेत्र से जाना जाता है। भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला वो हिंदू है। वो हिंदू, ये आप उसको धर्म से ले लो, आप इसको ना, ये आप ले लीजिए, आप पीछे चले जाइए हिंदू कुश पर्वत से लेकर के एक हिंदावी एक जगह है, करबला के अंदर नजफ एक जगह है, इराक के अंदर वहां भी हिंदावी है, वहां भी हिंदू थे। ये पूरा क्षेत्र जिसको कहते नहीं, आप ईरान से लेके अफगानिस्तान नीचे बर्मा तक आ जाइए, पूरा तिब्बत तक के यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं।
अब वो बात अलग है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को मिस इंटरप्रेट करती हैं, मुसलमान भाग जाता अपने को हिंदू कहकर, लेकिन वही मुसलमान जो है जब क्रिश्चियन को वहाँ पे अरबी कहा जाता है तो खुश होता है, उनको नहीं एतराज करता भाई तुम मुसलमान हो, नहीं हो तो अरबी नहीं हो सकते हो। तो ये तरह तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन आज की तारीख में हमको ऐसे महापुरुषों को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस भारत की एक लकीर अलग घसीटी है, अलग खींची है, वो जिसमें सबसे पहले नाम आता है स्वतंत्र वीर सावरकर जी का। और हमने आज निकल के मुझको लोगों ने क्वेश्चन किया कि मेरा नाम कैप्टन रिजवी है, तुम हिंदू राष्ट्र शक्ति की बात कैसे कर सकते हो? मैंने कहा हिंदू हूँ कि हिंदुस्तान में रहता हूँ तो हिंदू हूँ, और हर नागरिक यहाँ के हिंदू है, किसी जात, किसी पंथ, किसी धर्म का हो, हिंदू है। जो नहीं मानता है वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। अभी अभी हमारे रणजीत सावरकर जी ने कहा कि वो कहीं और से आए हैं, वो अभी भी वहीं के वहीं के। मेरे ये दो शब्द हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पिछले 70 साल से जिस तरीके से हम पहले भी एकजुट जम्मू यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग की पिछले 70 साल की पॉलिसी पैराडाइम जो इंडियन स्टेट की है, जिसमें जम्मू सेकंड क्लास है, होस्टेज है, एनस्लेव्ड है, गुलाम है, उस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए सावरकर जी के विचारों का यहाँ पे आना और सावरकर जी के विचारों से जुड़े संस्थानों का यहाँ पे स्थापित होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिक इवेंट है। सावरकर जी के बाद उनके पौत्र यहाँ पे आके खुद इस सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। ये हमारी जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन की लड़ाई लड़ने में बहुत सहायक और ऐतिहासिक एक कदम होगा। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं पुष्पेंद्र जी को कहूँगा कि वो मीडिया को एड्रेस करें। सावरकर जी और सावरकर स्मारक के जितने भी पदाधिकारी आए हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। आप कह सकते हैं कि जम्मू में बहुत बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े हाउस हैं, प्रेस क्लब भी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट जम्मू के इस ऑफिस में क्यों की गई है, उसकी एक बहुत सीधी सी वजह है कि 70 साल का जो हिंदुत्व का फार्मूला था, 70 साल से जो देश में हिंदुत्व की बात की जा रही थी, वो फार्मूला जम्मू में सबसे ज़्यादा फेल हुआ। और मुझे खुशी है कि आपके इस शहर का एक नौजवान जिसके पास न करोड़ों रुपया है, न बहुत बड़ा संगठन है, एक नई रोशनी, नए ख्याल और युवाओं को साथ जोड़ते हुए उसने एकजुट जम्मू बनाया और अपने बल पर, अपने साथियों के बल पर यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 2021 के भारत में ये बेरोज़गार लोगों ने जो राजनीति को अपना पेशा बना रखा है, अंकुर एक ऐसे राज्य में जहाँ हर वक्त आदमी बंदूकों के निशाने पर रहे, सत्ताएं भी उसका साथ न देती हों, व्यवस्था भी उसका साथ न देती हो, ऐसे में ये हिम्मत करना कि एक नए ख्याल, नई रोशनी और अपने प्रोफेशन में अच्छा नाम कमाने के बाद भी आप राजनीति करें, ये मैं चाहता हूं और इस बात से खुश हूं कि इन्होंने युवाओं की एक बड़ी टीम बनाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सावरकर स्मारक के बारे में जो बात अंकुर शर्मा ने कही है कि ये इतने लंबे समय तक बहुत सारे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, ये सरकार उसके साथ मिलके बनी, वो सरकार उसके साथ मिलके बनी, हर किस्म का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ इतने लंबे समय के बावजूद भी, 370 हटने के बावजूद भी आज भी जिहादी जो हैं वो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। और आप 370 हट गई, सरकार बदल गई, कुछ गवर्नर रूल आ गया और दीगर होती रही, फिर कुछ दिन बाद सरकार आ जाएगी, लेकिन जो ज़मीनी स्थिति है वो नहीं बदल रही है। तो सावरकर जी की जो सपनों का भारत था, सावरकर जी की जो हिंदुत्व की परिभाषा थी, वो परिभाषा शायद आज इस भारत को चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह सकते हैं कि जम्मू के अलावा कहीं और क्यों नहीं खोली, वो उसकी एक वजह यह है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने 370 को हटाया। ये बात तो सावरकर जी ने भी कहा, अंकुर भी जानते हैं कि 370 तो हटी, लेकिन आपने 15 साल का उस पर एक जो ब्लॉक लगाया है। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में वीर सावरकर स्मारक की ब्रांच खोलने के पीछे पूरे जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को जिनके अंदर एक गुस्सा है, जिनके अंदर एक भविष्य की चिंता है, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि 370 हटने के बाद हम यहाँ
वीर सावरकर स्मारक को इसलिए खोलने आए हैं ताकि लोग ये समझें कि 370 हटी तो पूरे देश में कौन यहाँ आया नहीं आया, लेकिन सावरकर स्मारक उनके विचारों को लेकर यहाँ आया है ताकि यहाँ के युवा उनसे प्रेरणा लें। अब दूसरी बात ये कि कहा गया कि जो हमारे यहाँ का जो निज़ाम मैं देख रहा हूँ, जो मैं अक्सर अपनी बातों में कहता रहता हूँ, मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों, चाहे वो दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर हो, हमने ये देखा कि इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। ये लगातार जारी है और हमने इस देश में देशभक्ति की बात बहुत करते हैं। देशभक्त देशभक्त देशभक्त, देश क्या है और राष्ट्र क्या है, इसकी अवधारणा भी हमारे यहाँ बड़ी गलत सलत हुई है। देश एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसकी सेना रक्षा करती है, वो टेरिटोरियल कंसेप्ट होता है, और राष्ट्र जो है अध्यात्म कंसेप्ट होता है। इसलिए देशभक्ति की बात इस देश में बहुत हुई है, देशभक्ति के नाम पे बहुत कुछ हुआ है, देश के नाम पर फौजें अपने आप को शहीद करती रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हमने देखा कि स्टेट ने कैसे राष्ट्र के विरुद्ध काम किया है, तो इस राष्ट्र के सरोकार, उनकी संस्कृति, उनके आस्थाएं, उनकी परंपराओं को चोट पहुंचाई गई। इसलिए आज राष्ट्रभक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है, न कि देशभक्ति की ज़रूरत है। देशभक्ति सरकारों का काम है, सरकार देश चलाती है, राष्ट्र को समाज चलाता है। तो 2-3 बातें और हैं कि जो बात अभी सावरकर साहब ने कहा है कि आप पूरे देश में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, चाहे वो कोयम्बटूर में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पटना के अंदर हो, उसका रास्ता जम्मू ही था। तो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि जम्मू कश्मीर में कोई निज़ाम बदल गया है और उस निज़ाम बदल जाने से लोग नहीं मारे जाएंगे, मैं ये मानता हूँ सेव जम्मू सेव दिल्ली। अगर जम्मू को आपने इंश्योर नहीं किया और आतंकवादी यहीं न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं होगी। दूसरी बात, मुझे याद है अटल जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री थे, शिवसेना उनके साथ सरकार में थी। उसके बाद एक ये निर्णय लिया गया, क्योंकि ये लंबे समय से ये सब झूठ फरेब जो इस देश में चल रहा है कि सावरकर साहब ने किसी से माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी। नेहरू जी ने किससे माफ़ी मांगी, ज़रा इसको भी इतिहास में ढूंढिएगा, इन तथ्यों को भी ढूंढिएगा। लेकिन वीर सावरकर जी का ऑयल पेंटिंग, तैल चित्र जिसे कहते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है। इसलिए अब उनके ऊपर किसी किस्म का कोई विवाद खड़ा करने का मतलब नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार अपना चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से कहा था कि हम स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न देंगे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि भारत रत्न जो है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उससे सावरकर जी का कद नापा जाए, लेकिन ये एक सिंबॉलिक मामला है। सरकार को दोबारा से याद करना चाहता हूँ, आपने वादा किया था। आज राजनीति के क्या कॉम्बिनेशन बदले हैं वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर सावरकर जी को एक पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 370 हटाने का वादा किया था तो आपने वादा निभाया, तो सावरकर जी को भारत रत्न का वादा भी निभाएं। दूसरी बात कि हमारे यहाँ ख़ास तौर से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हिंदुओं के साथ उनकी उपासना के कारण क्या हुआ आप सब ने देखा, और इस सरकार ने, जो केंद्र में सरकार है, उसने उन सब को भारत की नागरिकता देने का फैसला लिया। ये बड़ी खुशी की बात है, वेलकम स्टेटमेंट है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में जितने भी हिंदुओं को मज़हब के नाम पे मारा गया है, कत्ल गारत की गई है, या यहाँ से उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया गया है, अफ़गानिस्तान के हिंदू की हमें चिंता है और होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जम्मू के अंदर, जो वैली के अंदर जिन हिंदुओं को उनकी पूजा और उपासना के कारण मुसलमान जिहादियों ने, लोकल मुसलमान जिहादियों ने पाकिस्तानी जिहादियों के साथ मिलकर जो नरसंहार किया है, उसके ऊपर भी एक जेनोसाइड कमीशन बनना चाहिए, और जो लोग भी उसमें मुलव्विस हैं, वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ। दूसरा कि सावरकर जी के जब विचार यहाँ आएंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस हिंदुत्व की बात हम लोग करते रहे हैं,
वो असली हिंदुत्व होगा। और भारत का गृह मंत्री, आज़ादी के बाद मैंने पहली बार किसी गृह मंत्री के कमरे में देखा कि उनके कमरे में एक तरफ आचार्य चाणक्य की तस्वीर है और दूसरी तरफ वीर सावरकर की तस्वीर है। मैं चाहता हूं कि तस्वीर से निकलकर सावरकर और चाणक्य दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से जम्मू का रास्ता करें, ताकि जम्मू अगर सेफ नहीं होगा तो भारत का कोई राज्य सेफ नहीं होगा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इस थॉट को, इस विचार को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र से लोग यहाँ आए हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों को एक ताकत मिलेगी, अंकुर शर्मा को ताकत मिलेगी। अंकुर शर्मा ये लड़ाई किसी राजनीतिक स्वार्थ, किसी पद पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस उम्र में लोग बड़ा बड़ा कैरियर बनाते हैं, कोई अपनी जान पे खेलकर अपनी जान को दांव पे नहीं लगाता है। हम और हमारी सारी कोशिश और ये सावरकर मिशन और ख़ासतौर से सिकंदर रिजवी साहब की हिंदू राष्ट्र शक्ति, जिसके आप संस्थापक हैं, उसके प्रेरणा स्रोत भी सावरकर जी हैं। इसलिए आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। हम सब लोग इस बहाने से एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा को और ताकतवर बनाने आए हैं। मैं समझता हूं मैंने अपनी बात कह दी है। आपके मन में कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सवाल कोई है तो पूछिए।